हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि मानव का मांसाहार अंततः मानव के विनाश का कारण बनेगा, और मानव ही क्यों इस पूरी प्रकृति के विनाश का कारण बनेगा, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य हो, पर यह मेरा स्टेटमेंट नहीं। यहां आप पाएंगे कि यह स्टेटमेंट आज से बहुत समय पहले से लेकर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य तक यूनाइटेड नेशंस हो या फिर पर्यावरणविद हो, अर्थात एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो, कहना यह है कि अंततः मानव को यदि पृथ्वी पर कंटिन्यू करना है, जीवित रहना है, तो इसके लिए आहार होना चाहिए शाकाहार, ना कि मांसाहार। मेरा धर्म, मेरी जाति, या मैं किस संप्रदाय या किस विश्व के हिस्से से बिलोंग करता हूं, इस कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर, इस चर्चा से ऊपर आवश्यकता यह है कि हम मानव की तरह पृथ्वी में जीवित रहना चाहते हैं या नहीं। अगर मानव ने मांसाहार उद्योग को और अपनी इस जरूरत को कंट्रोल नहीं करा, तो यह अंततः एक विनाश लेकर आएगा। कैसे? तो आइए समझते हैं। सबसे पहला डायमेंशन तो यह भाई कि मांसाहार पर एक ब्रॉडर सेंस में अपनी समझ विकसित करें। यहां आप पाएंगे कि लगभग बीते 50 वर्षों में मांसाहार की लोकप्रियता, अर्थात इसकी रीच बढ़ी है। वो आबादी, और खासकर उन देशों की आबादी जो कि पहले शाकाहार पर निर्भर करा करते थे, आज मांसाहार की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस बात की आप जानकारी इस तथ्य से लगाएं कि 1961 से 2021 के बीच की अगर मैं डेटा की बात करूं, तो यहां आप पाएंगे कि प्रति व्यक्ति अगर हम देखें तो 50 पाउंड के करीब जो मांस का कंजम्पशन था, वो बढ़कर 98 पाउंड आ चुका है। अर्थात लगभग दुगनी गति से मानव ने अपने मांसाहार को बढ़ाया है, मांस को खाने को बढ़ाया है। अब जरा इस बात पर गौर करें। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किसी भी देश के लिए, खासकर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं, तो मांसाहार की बजाय शाकाहार ज्यादा अफोर्डेबल है। मांस की बजाय चीजें सस्ती हैं शाकाहार में, पर फिर भी भारत में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इसके कुछ कारण हैं, और वो कारण नहीं, वो मिथ हैं। यहां मैंने 2 लिख रखे हैं। कारण और भी हैं, मिथ और भी हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, आजकल शरीर को स्वस्थ और सुगठित बनाने के लिए जो अक्सर की जाने वाली एक्सरसाइजेज हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को प्रमोट करा जा रहा है कि भाई अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको मांसाहार की आवश्यकता है ही। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर सुदृढ़ हो, या आप मजबूत हो, या आप स्वस्थ हो, तो इसके लिए मांस ही एक आधार है। परंतु यहां जानने की बात है कि एक मिथ है। कभी हम डिटेल में इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें शाकाहार से बेहतर तरीके से, मांसाहार से बेहतर तरीके से शाकाहार में कैसे आ सकती हैं। यह मिथ एक आधार है, एक बात। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं कि जो कहा जाता है कि भाई शाकाहार का जो अल्टरनेटिव, मांसाहार का जो अल्टरनेटिव बेसिकली शाकाहार में है, वो सोया है, और ये सोया बेसिकली हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता, या फिर कई बार इसे अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जाता है, जबकि ये सारे मिथ हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि ये मिथ भी सही हैं, तो क्या मानव का अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरी प्रकृति को दांव पर लगाना ये सही है? अगली बात पर आते हैं। यहां ध्यान से समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि भाई मांसाहार वास्तविकता में हमारी प्रकृति के लिए और मानव के सस्टेन करने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है, ध्यान से नोटिस करिएगा, मानव के द्वारा जो प्रकृति का विनाश करा गया, उसमें सबसे बड़ा विनाश था वनों को काटना, अर्थात पेड़ों को काटना। और पेड़ों को काटा ही क्यों गया? तो सबसे बड़ी बात है, पेड़ों को काटा इसीलिए गया था ताकि उस स्थान पर की जा सके कृषि। और डियर, आज के समय विश्व में जितनी कृषि भूमि है उसका लगभग 50% डायरेक्टली, और मैंने इनडायरेक्टली वर्ड यूज नहीं करा है। अगर मैं ये शब्द यूज कर लूं कि ये इनडायरेक्टली कितना है, तो ये 50% से कहीं आगे जाएगा। पर डेटा के साथ अगर हम चलें तो नियर अबाउट 50% जो कृषि भूमि है, यह कृषि भूमि उस उत्पाद को नहीं निकालती जिसे मानव खाता है। यह उस उत्पाद के लिए
बोई जाती है, उपयोग की जाती है, जिस उत्पाद को एक जानवर खाता है, एक पशु खाता है और फिर उस पशु को ह्यूमन कंज्यूम करता है। अब चाहे पशु को डायरेक्टली या फिर उसके प्रोडक्ट्स को। अब कहीं ना कहीं ये मीट इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ी कृषि भूमि को कंज्यूम करती है। अब एक बात तो पक्की है भाई कि इस मांस के उद्योग के कारण जो है वो सबसे पहली बात तो हो रहा है वनों की कटाई। और याद रखिए कि 50 साल में ये रफ्तार दुगनी हुई है और अगर ये आबादी मांस खाने वाली और तेजी से बढ़ती है तो सोच कर देखिए कृषि भूमि की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कृषि अर्थात वनों की कटाई, और वनों की कटाई के अलावा कृषि से अपने आप में भी कुछ प्रदूषण तत्व जो है वो बाहर निकलते हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन ध्यान से समझिएगा, वो ये है कि भाई कृषि कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी करती है, लेकिन जब इसमें एड ऑन हो जाता है, जिसे आप अक्सर कहा करते हैं भाई पशुपालन, पशुधन, ये खासा प्रभाव डालता है। और उसका सबसे साइंटिफिक रीजन अगर मैं आपसे कहूं तो जब कभी आप पशुधन के बारे में चर्चा करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में चर्चा करते हैं, तो सबसे बड़ा जो जीव आता है, सबसे बड़ी कैटेगरी जो जीवों की आती है वो है गाय। अब ये जो कैटल्स हैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं ये कैटल्स वास्तविकता में क्या करते हैं, तो आप पाएंगे कि जुगाली करने वाले जीव या फिर खासकर गाय भैंस, इनमें आप पाएंगे कि इन्हें ना केवल डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पाला जाता है अपितु मीट के लिए भी पाला जाता है। और यहां पर आप पाएंगे कि इनसे उत्सर्जित होती है मीथेन। मीथेन क्या इतनी खतरनाक है? तो ध्यान से समझिएगा कि जितना बड़ा विलन आप कार्बन डाइऑक्साइड को समझते हैं, जितनी खतरनाक आप कार्बन डाइऑक्साइड को समझते हैं, उससे लगभग 28 गुना ज्यादा खतरनाक होती है ये मीथेन गैस। और डियर, मीथेन गैस को मैं 28 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा कि जितना ग्रीन हाउस पोटेंशियल अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड में है, उससे 28 गुना ज्यादा क्षमता मीथेन में होती है। और इस मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा आप पाएंगे कि उन स्थानों पर होता है जहां कैटल्स फार्मिंग होती है। अब इस मीथेन के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री है। सेकेंडली, आप इसी प्रकार से पाएंगे जो सुअर का या जो मुर्गियों का उत्पादन करा जाता है सीधे और सीधे मांस के लिए, ये जो है वास्तविकता में वातावरण में ऐड करती है एक ऐसी गैस जो ना केवल हानिकारक है, संतुलन को बिगाड़ रही है। इसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड्स। अब ये जो पशुपालन मीट इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली करा जाता है, इसमें एक तो भाई मीथेन से लेकर एन टाइप्स ऑफ गैसेस जो है वो वातावरण में ऐड होती हैं। और यहां ध्यान दीजिए, ये जो एड ऑन होना है, इसमें मैं आपको एक डेटा बताऊं तो आप जरा जानकर शॉक्ड होंगे कि लगभग 19% का योगदान जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में होता है पशुओं के द्वारा। और ये पशु सामान्य नहीं है, सामान्य का परसेंटेज बहुत कम होता है, ये मानव के द्वारा प्रेरित है। एक तो भाई समस्या वायु प्रदूषण में है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या आप पाएंगे जल प्रदूषण की, और ये जल प्रदूषण मैसिव लेवल पर होता है। याद रखें, एक तो डायरेक्ट फॉर्म में होता है जहां पर आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे इस बात को कि पशुधन के लिए, जीवों के लिए अतिरिक्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करना होता है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, ये जो खाद्यान्न का उत्पादन है, ये खाद्यान्न का उत्पादन सरप्लस हो सके इसके लिए खेतों में डाला जाता है फर्टिलाइजर, और ये जो उर्वरक या ये जो फर्टिलाइजर है ये अंततः जाता है जल राशियों में। अर्थात अगर आप अपने खेत में, अगर आप किसी स्थान पर वृक्षों को, फसलों को उगाने के लिए जो रसायन डालते हैं, शायद उसका 2% भी वृक्ष ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाता, बाकी पानी में घुलकर वो किसी जलराशि में चला जाता है, किसी नदी या तालाब में चला जाता है, और फिर उस नदी और तालाब की शुरुआत होती है मृत्यु की। क्यों? क्योंकि उस तालाब के अंदर ग्रो होना शुरू होती है एल्गी और शैवाल, ये घास उगने लगती है उस तालाब में, क्योंकि आपने पादप उगाने के लिए ही तो
ये रसायन डाला था। वो रसायन अंततः पहुंचकर उस जल राशि के अंदर इन पादपों को ग्रो करने में सहायता देता है, परंतु ये सकारात्मक नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से उस जल राशि में नहीं उगे। जल राशि में जब ये उगना स्टार्ट होते हैं तो उस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बड़े होते हैं और बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती है। आपने नोटिस करा होगा, आपके घर के आसपास के तालाब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हरे कलर के पानी में बदल रहे हैं, और ये हरा पानी शैवाल के कारण है। इस क्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अंततः आपके शहर की वो जल राशि जो है वो समाप्त होने वाली है, उसकी मृत्यु होने वाली है। अर्थात ये प्रथम श्रेणी में तो जो जल राशि हैं उन्हें यूट्रोफिकेशन नामक प्रोसेस के कारण जो है वो समाप्त करता है। कहानी लेकिन इतनी लिमिटेड नहीं है। यहां आप एक और डायमेंशन समझेंगे। आप एक बात नोटिस करेंगे कि भाई पशुधन के लिए जब हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, उन प्रोडक्ट्स में आप एक बात नोटिस करें, ये प्रोडक्ट्स खासकर प्रोसेस्ड होते हैं, इनका प्रसंस्करण करा जाता है, और ये जो प्रसंस्करण है या ये जो फूड प्रोसेसिंग है, ये अपने आप में हैजार्डियस केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। और अभी तो मैंने इसमें ऐड करा ही नहीं है अडल्ट्रेशन, अर्थात फूड में कुछ ऐसी, खाने में कुछ ऐसी चीजें मिला देना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, परंतु उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं तो किसी और कारण से मिलाया जाता है भोजन में। केस मैंने सुना था, आज से काफी पुराना है, पर बताने के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे कहूं तो फॉर्मेलिन जो कि लाशों में लगाया जाता है जिससे वो लाशें ना सड़े, वो फॉर्मेलिन यूज करा गया है। इसके साक्ष्य पाए गए कि मछलियों में ये डाला गया ताकि मछलियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके और उन मछलियों का शरीर ना सड़े। खतरनाक है ये खाने में मिलावट। अब ये जो फूड अडल्ट्रेशन है से लेकर खाद्यान्न तक, ये सारी ही चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और अंततः ये एक जल राशि की समाप्ति का कारण बनती हैं। अब मुझे बताने की शायद आपको आवश्यकता नहीं है कि कितने ही पशुओं को प्रतिदिन काटा जाता है और उसका जो वेस्ट निकलता है वो अंततः कहां जाता है। वो अंततः किसी ना किसी नदी के माध्यम से, किसी ना किसी जो है जलराशि के माध्यम से ये सागरों तक ही पहुंचता है और सारी जलराशियों को प्रदूषित करता है। यानी कि जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, और साथ ही लैंड एक्वाजिशन, बहुत बड़ी मात्रा में लैंड एक्वायर कर रखा है हमारे द्वारा जो चलाई जा रही इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा। अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर कि हम किस तरह से इस मांस उत्पादन की इंडस्ट्री को देखते हैं। ये हमारी चॉइस है, कभी भी इसे मानव को अपना विकल्प ही देखना आवश्यक नहीं है। हमें कहीं ना कहीं इसके अल्टरनेटिव्स पर मूव करना होगा। अब बात आती है कि भाई हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या मांसाहार की आवश्यकता है, तो इस बात को आप इस डेटा से एनालाइज कर लें कि भाई मांसाहार कहीं ना कहीं मानव शरीर के अंदर कार्सिनोजेन पहुंचा रहा है। क्या होते हैं कार्सिनोजेंस? आई थिंक आपको पता है। कार्सिनोजेंस वो पदार्थ हैं जो मानव शरीर में कैंसर कॉज करते हैं, अर्थात ये वो बायो एक्यूमुलेंट्स हैं जो शरीर में पहुंचने के पश्चात शरीर बाहर नहीं निकाल पाता। अपने शरीर से जब ये एक्यूमुलेंट्स बाहर नहीं निकलते तो उनके जमा होने से गंभीर बीमारियों का जन्म होता है। अब आप सोच कर देखिए कि आपने 25 किलो रसायन जो है वो एक खेत में डाला, और उस खेत में जाने के पश्चात उस रसायन से जो उत्पादन निकला वो था, मान लेते हैं 200 किलो, और 200 किलो अनाज खाने में मुझे जो है वो लगभग साल भर का समय लगा। तो वो रसायन जो साल भर में मेरे शरीर के अंदर आता, वो रसायन शायद हफ्ते भर में मेरे शरीर के अंदर आ सकता है यदि वो 200 किलो अनाज किसी जानवर को साल भर खिलाया जाए और फिर उस जानवर को एक हफ्ते के अंदर मैं खा लूं। डेली कुछ केजी उसका मांस खाते हुए मैं हफ्ते भर में उसे डाइजेस्ट कर लूं तो मेरे शरीर के अंदर उतने ही रसायन प्रवेश करेंगे जितने साल भर में करने वाले थे। इस प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है।
सर्च करिएगा इस बारे में, और अगर अधिक जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में से मेंशन करिएगा। मैं पर्यावरण के इस टॉपिक को बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन पर सेपरेटली वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिससे आप समझ सकें कि मांसाहार जिन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस चीज को समझें कि अपने शरीर के अंदर हम एक्सेसिव केमिकल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। नैतिक रूप से चर्चा एक अलग बिंदु है और पर्यावरणीय तौर पर एक अलग बिंदु। आई थिंक आपके लिए यह वीडियो जरूर इंफॉर्मेटिव रहा है। अगर आप इसी प्रकार से इन डेप्थ मैनर में आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप सक्सेसफुली अपना जो सपना है उसे पूरा कर पाएं, तो स्टडी आईक्यू के जो ऑप्शनल के बैचेस हैं उनमें एडमिशन अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच में एडमिशन की लास्ट डेट आ चुकी है। 5 जून को यह बैच क्लोज हो जाएगा। इस बैच में मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के सारे डायमेंशंस कवर करने वाला हूं। वो सारी चीजें जो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है वो इसमें प्रोवाइड करी जाएगी। ज्योग्राफी ऑप्शनल ये वो ऑप्शनल है जो आपको लगभग 30 से 35 प्रश्नों को कवर करता हुआ दिखाई देगा आपके यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ना केवल इतना ही, जीएस पेपर 1 पूरी तरह से कवर होगा ज्योग्राफी ऑप्शन अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। इसके अलावा याद रखें कि 300 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें, इस स्ट्रेटेजी के साथ मैं इस कोर्स को कंप्लीट करने वाला हूं। याद रखिएगा डेट 5 जून से इनमें जो है वो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मौका है आपके पास। इतना ही नहीं, स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस, इन बैचेस में याद रखें कि 10 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। स्पेसिफिक हिंदी माध्यम का ये बैच होगा और 10 जून शाम का ये बैच स्टार्टिंग लेकर आया है। 27,999 की इस कॉस्ट पे आप इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इन बैचेस में एसआईपी का कोर्स अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम इंक्लूडेड है। अर्थात ये वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में आपको ना केवल प्री ओरिएंटेड कुछ सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिकली पढ़ाया जाएगा, टाइमली मैनर में आपका कोर्स जो है वो दोबारा रिवाइज करा जाएगा। अर्थात 3 आवर की डेली लाइव क्लास तो हो ही रही है जिससे आपका प्री और मेंस का सिलेबस कवर होगा ही, पर प्री के एग्जैक्टली प्रायर सारी वो चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसे दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही जब इस कोर्स का आप पार्ट बनते हैं आपका प्री क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड होगा। आपका प्री क्वालिफाई होते ही आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए दिल्ली बुला लिया जाएगा, जिसके लिए स्टडी आईक्यू आप पे किसी भी प्रकार का आर्थिक भार नहीं देने वाला। आप केवल और केवल 27,999 की कॉस्ट पे करके दिल्ली में आकर अपनी बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। अर्थात आप जब मेंस देने वाले होंगे उसके पहले आप दिल्ली में आकर हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ते हुए अपने आप को और भी ज्यादा सॉलिड करेंगे। ये सब कुछ ऑन दिस कॉस्ट, बट ये कॉस्ट आपको तब मिलेगी जब आप यूज करेंगे AK लाइव कोड का। अर्थात इस कोड के माध्यम से ही आपको इन कोर्सेस में जुड़ना है। याद रखिए ये कोड आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि वो सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इन बैचेस से जरूर जुड़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।